चले ओके सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू शिफ्ट रजिस्टर। एंड मोर स्पेसिफिकली दिस इज़ 3-bit शिफ्ट रजिस्टर। ओके सो डायरेक्टली इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। So basically a 3-bit shift register is nothing but 3 DQ flip-flops connected back to back. So these are 3 DQ flip-flops which are connected back to back. इसको D1 Q1 कह लें, D2 Q2 कह लें, D3 and Q3 कह लें, ठीक है। एंड जो इसका एक क्लॉक का भी इनपुट होगा हर फ्लिप फ्लॉप का, द सेम क्लॉक फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स, और एक सिग्नल जो है वो रीसेट का भी होगा। सो दिस इज़ द रीसेट सिग्नल RST for all the flip-flops. Okay, so basically हम क्या करना चाह रहे हैं, we want to say for example shift this data into this shift register. असल में अच्छा there are 3 more outputs. एक आउटपुट जो है वो ये है, this is one output, this is second output and this is the third output, ठीक है। वैसे तो ये वाला और ये वाला आउटपुट जो है बोथ आर सेम, बट आई विल ट्रीट इट डिफरेंटली। माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एनीवेज, सो इसका नाम जो है वो Q0 है, इसका नाम Q1 है, और इस आउटपुट का नाम जो है वो आप Q2 रख लें, ठीक है। ओके, सो what we want to do is we want to shift this number serially into the register, into this shift register. So ये जो पूरा ब्लॉक है this whole block is basically called a shift register, 3-bit shift register. So 3-bit shift register के अंदर we want to push this data serially, serial fashion में हम इसको push करना चाहते हैं। and we want to do two things over here. हम इस डाटा को पैरेलल में एक्सेस करना चाहते हैं at these outputs, these are parallel outputs, and at the same time we want to get this output out of this shift register in serial fashion, ठीक है। so this is what we want to do over here, and उसके लिए जो circuitry required है वो मैंने बना दी हुई है। Now let's see how this circuit works with the help of waveform. So basically क्या होगा, चलें वो मैं बाद में बताऊँगा। Let's first take a look at the clock, at the waveform or timing diagrams. So चलें before going to the timing diagram, I just wanted to tell you the behavior of this circuit. So this is say D1, ये वाला जो D1 है, एंड दिस इज़ से इसका नाम आप दे दें, आप से Q3 चले, Q3 के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज़ Q3, एंड ये जो कैपिटल Q's हैं इनको मैं ये नीचे बना देता हूँ। सो Q2, Q1 एंड Q0, एंड दिस इज़ द क्लॉक, ठीक है। सो ये इंटरनल जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं उनको मैंने हाइड कर दिया हुआ है, एंड आई हैव रिप्रेजेंटेड देम विद वन ब्लॉक और वन बॉक्स ओनली। सो 101 इज़ द डाटा आई वांट टू सप्लाई टू दिस शिफ्ट रजिस्टर, 3-bit शिफ्ट रजिस्टर SR मैंने लिख दिया। सो हर क्लॉक एज पे बारी बारी ये डाटा जो है वो अंदर जाएगा,
सो फर्स्ट क्लॉक एज पे 1 जाएगा इसके अंदर, सेकंड क्लॉक एज पे ये वाला 0 जाएगा इसके अंदर, और थर्ड क्लॉक एज पे ये वाला 1 जाएगा यहाँ पे. एंड एट द थर्ड क्लॉक एज दिस होल डाटा विल अपीयर ओवर हेयर 101 यहाँ पे. यू कैन एक्सेस दैम इन पैरेलल. एंड आफ्टर 2 मोर क्लॉक साइकिल्स ये पूरा डाटा जो है ये यहाँ से बाहर आ जाएगा. ठीक है. सो एट द थर्ड क्लॉक एज ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा. एट द सेकंड क्लॉक एज जो 0 है वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड द थर्ड क्लॉक एज यहाँ पे 1 आ जाएगा. एंड कीप इन माइंड दैट इस Q3 पे जो प्रीवियस डाटा है दैट विल बी ओवर रिटन. ठीक है. सो दिस इज़ द ब्रीफ वर्किंग ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर. और शिफ्ट रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट इंटेग्रल पार्ट है डिजिटल सिस्टम्स का. मोस्ट स्पेसिफिकली मिड टर्म एग्ज़ाम के बाद जब आप UART डिज़ाइन करेंगे तो यू विल सी देयर दैट विदाउट शिफ्ट रजिस्टर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डेवलप UART. Anyways, Baral, so let's look at the timing diagram so that you could understand the behavior of the shift register in a more clear way or in a clearer way. Okay, so first signal is clock. ये clock का signal है and clock जो है वो कुछ इस तरह से है. I always start the clock at positive edge. ठीक है. मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें क्लॉक हमेशा पॉजिटिव एज से स्टार्ट होता है. अच्छा, नेक्स्ट जो सिग्नल है वेरी इंपॉर्टेंट सिग्नल इज़ रीसेट. सो रीसेट सिग्नल अगेन याद रखिएगा, दिस रीसेट सिग्नल इज़ इन योर हैंड्स. आप वो बंदे हैं, आप वो एजेंट है जो रीसेट को कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली. एंड ये एसिंक्रोनस रीसेट है. सो ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर एसिंक्रोनस रीसेट. उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है क्लॉक एज के साथ. ठीक है. तो जब भी रीसेट 1 होगा Q विल बी 0. सो अज्यूम करो कि रीसेट का सिग्नल जो है वो कुछ इस तरह से है. द थर्ड सिग्नल इज़ D1. सो D1 क्या है? D1 इज़ 101. अब मैं 101 कैसे अप्लाई करूँगा? इनिशियली D1 विल बी 1 और यहाँ पे जाके मैं D1 को अब कर दूँगा 0, ये वाला जो 0 है. ठीक है. एंड इट विल रिमेन 0 टिल द okay, so it will remain 0 till this point in time और फिर यहाँ पे जाके दोबारा ये 1 हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ 1 0 1. अच्छा, नाउ ये वाला जो 1 है दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट विल बी पुश्ड इनटू द शिफ्ट रजिस्टर. सो इट मीन्स दैट टाइमिंग डायग्राम में ये वाला 1 जो है वो ये वाला 1 है, जबकि ये वाला 0 इट इज़ ऑब्वियस वो ये वाला 0 है. एंड ये वाला जो 1 है वो आखिरी वाला 1 है, ये वाला 1. ठीक है. सो इफ़ आई राइट द डाटा like this 1 1 0, so it means that ये वाला जो bit, ये वाली जो bit है this is earlier in time and this bit is later in time. पहले ये bit जाएगी और फिर ये bit जाएगी. और पहले से क्या मुराद है? पहले means earlier in time. okay, so 101 और ये फिर for the rest of the time ये 1 रहेगा. so this is D1. Okay, now next जो signal है which I'm interested in is Q1. I'm interested in Q1. Okay, so let's try to determine Q1. Okay, so at positive clock edge, let's start from this point. So at positive clock edge reset is 1 and hence Q1 will be 0 till the next positive edge. So till the next positive edge Q1 will remain 0. Okay, now at this positive edge reset is 0. तो इसका मतलब ये है कि जो भी D की वैल्यू होगी वो Q पे ट्रांसफ़र हो जाएगी. So इस पॉजिटिव एज पे D की वैल्यू जो है वो 1 है and hence Q1 will be 1 till the next positive edge.
अज्यूमिंग के रीसेट 0 है, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव एज से पहले पहले अगर रीसेट 1 हो गया तो Q1 इमीडिएटली 0 हो जाएगा, ठीक है। सो Q1 विल बी 1, इट विल रिटेन इट्स वैल्यू। ओके, नाउ एट दिस पॉजिटिव एज द वैल्यू ऑफ D इज़ 0, सो Q1 जो है वो 0 हो जाएगा till the next positive edge, and at this positive edge D1 is 1, ठीक है। D1 की वैल्यू जो है वो 1 है, and hence Q1 जो है it will go back to 1 and it will remain 1 for the rest of the time, ठीक है। उसको थोड़ा सा शेड कर लें ताकि वेव फॉर्म पढ़ने में आसानी हो। Okay, so this was Q1. Now I'm interested in Q2, ठीक है। So if you look at the diagram, Q1 is basically directly applied to D2, so मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D2, I can write D2 over here, and ये भी एक फ्लिप फ्लॉप ही है, so फ्लिप फ्लॉप के बिहेवियर को सामने रखते हुए Q2 की जो वैल्यू है वो डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वो ये है कि Q1 इज़ D2, ठीक है। Q1 डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है Q2 पे, D2 पे, सो बेसिकली Q1 इज़ D2। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ Q2। अच्छा, चूँकि रीसेट का सिग्नल जो है वो 1 है और तमाम फ्लिप फ्लॉप्स पे अप्लाइड है, लिहाजा Q2 भी 0 है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ द टाइम टिल द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, ठीक है। क्योंकि रीसेट जो है वो 1 है, एट दिस पॉजिटिव एज रीसेट इज़ 1, दैट इज़ वाई Q2 विल आल्सो बी 0। तमाम फ्लिप फ्लॉप्स का जो आउटपुट है वो 0 रहेगा, वो 0 हो जाएगा। ओके, नाउ एट दिस okay, let me change the color of the waveform. Okay, so at this positive edge जो D2 की वैल्यू है, now keep in mind that we are focusing on D2, the input of the second flip flop। हम flip flop 2 को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो the input of second waveform, the input of second flip flop is D2, और इस positive edge के ऊपर the value of Q1 is 1 and 0 at the same time, ठीक है। तो अब D2 की कौन सी वैल्यू जाएगी Q2 के ऊपर? D2 की वैल्यू 0 जाएगी या D2 की वैल्यू 1 जाएगी? तो आपने याद रखना है कि इन दिस केस D2 की वैल्यू जो 0 है that will be transferred to Q2, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है और सिमुलेशन में भी ऐसा होता है। सो Q2 विल रिमेन 0 फॉर दिस पॉजिटिव साइकिल। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस पॉजिटिव एज। इस पॉजिटिव एज पे जो D2 की वैल्यू है वो 1 भी है और 0 भी है। तो आपने प्रीवियस वैल्यू जो है वो देखनी है, ठीक है। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ D2 बिफोर दिस पॉजिटिव एज? बिफोर द पॉजिटिव एज द वैल्यू ऑफ D2 इज़ 1 एंड हेंस Q2 की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी एंड इट विल रिमेन 1 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने क्या किया था, आपने क्लॉक एज से बिल्कुल थोड़ी देर पहले की जो वैल्यू थी D2 की, उसको आपने देखना है, वो 0 है। So whatever is the value that will be transferred to the output of the flip-flop. Okay, now at this positive edge, the value of Q1 या the value of D2 is again 1 भी है, 0 भी है, but you have to see the value जो clock edge से बिल्कुल पहले की है, और वो value जो है वो 0 है, and hence at that positive edge 0 will be transferred to Q2 and Q2 will go to 0, एंड फिर उसके बाद इस पॉजिटिव एज के ऊपर द वैल्यू ऑफ Q1 इज़ 1। देर आर नो मल्टीपल वैल्यूज़, इट इज़
सिंपल स्ट्रेट 1 है, तो हैंस इस पॉजिटिव एज के ऊपर Q2 की वैल्यू जो है वो 1 रहेगी एंड इट विल रिमेन 1 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज D2 इज़ 1 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. So this is 1 and this is 0. ओके सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप रह गया, तो उसके लिए कलर चेंज कर देते हैं. लेट्स टेक द कलर ग्रीन. ओके नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन Q3 आउटपुट. ठीक है, सो Q3 जो है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एट दिस पॉजिटिव एज रीसेट इज़ 1. ठीक है, रीसेट इज़ 1, सो Q3 विल बी 0 फॉर 1 clock cycle. At this positive edge, if you go back to the diagram, you can see that Q2 is directly applied to D3. So मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D3. ठीक है, so in order to determine the value of Q3, you should look at D3. ठीक है, so at this positive edge, the value of D3 is 0. So Q3 will remain 0 for the rest of the time. At this positive edge, the value of D3, अगर आप देखें the value of D3 is, there are multiple values. ठीक है, एक 1 है और एक 0 है, लेकिन आपने क्लॉक एज से बिल्कुल पहले वाली जो वैल्यू है D3 की वो आपने देखनी है, which is 0. So at that positive edge, Q3 will remain 0 till the next positive edge. Similarly, इसी को आप कंटिन्यू करते जाएं. एट दिस पॉजिटिव एज द वैल्यू ऑफ D3 इज़ 1, सो यहाँ पे जाके Q3 भी 1 हो जाएगा एंड विल रिमेन 1 फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. इस पॉजिटिव एज पे D3 की जो वैल्यू है वो 0 है, सो इट विल गो बैक टू 0 एट दिस टाइम. ठीक है, एंड एट दिस पॉजिटिव एज the value of D3 is 1, so यहाँ पे जाके Q3 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी. Q3 की जो वैल्यू है वो 1 हो जाएगी and it will stay 1 because for the rest of the time D3 is also 1, so this will remain 1 for the rest of the time. ओके सो जो Q1 है ये असल में क्या है, ये है कैपिटल Q2. इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू Q2. सिमिलरली जो Q2 है वो असल में कैपिटल Q1 है और जो Q3 है वो Q0 है. ठीक है, सो इफ़ यू लुक एट दिस टाइम, ये वाला जो टाइम है, ठीक है, इसको आप कह लें. ओके, सो दिस इज़ क्लॉक साइकिल नंबर 1, क्लॉक साइकिल नंबर 2, क्लॉक साइकिल नंबर 3, क्लॉक साइकिल नंबर 4, क्लॉक साइकिल नंबर 5, क्लॉक साइकिल नंबर 6. सो एट क्लॉक साइकिल नंबर 4 जो हमारा डाटा है 101 वो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया. कहाँ पे? Q0 पे, Q1 पे एंड Q2 पे. दिस इज़ 1, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 1. सो बाय द टाइम क्लॉक साइकिल इज़ क्लॉक साइकिल नंबर 4, आवर ओरिजिनल डाटा जो रिक्वायर्ड डाटा 101 वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो गया parallel outputs पे and you can access them in parallel at clock cycle number 4. ठीक है, अच्छा now so this is one thing to note, this is very important. इसको मैं highlight कर देता हूँ. this is very important phase और very important part of the timing diagram. एक तो बात ये नोट करने वाली है. दूसरी बात जो है नोट करने वाली है वो ये है कि जो Q3 है, Q3, दिस इज़ Q3. ठीक है,
सो Q3 के ऊपर क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे 1 आया, फिर उसके बाद क्लॉक साइकिल नंबर 5 पे 0 आया, और फिर उसके बाद क्लॉक नंबर 6 पे 1 आया. सो इफ़ यू गो बैक, को जूम आउट कर देता हूँ. सो व्हाट वाज आवर ओरिजिनल डाटा, वो था 101. सो ये वाला जो 1 है वो ये है, और ये आया क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे. ये वाला जो 0 है वो ये है, ये आया है क्लॉक साइकिल नंबर 5 पे, और ये वाला जो 1 है ये आया क्लॉक साइकिल नंबर 6 में. एंड ईच ऑफ देम रिप्लेस द प्रीवियस वैल्यू. सो आई कैन से दैट ये जो हमारा डाटा है 101, ये सीरियल फैशन में, सीरियल का मतलब है 1 बाय 1, ठीक है. सो सीरियली ये डाटा जो है सक्सेसफुली शिफ्ट रजिस्टर से बाहर निकल गया, ठीक है. सो आई कैन से दैट इन दिस, बाय लुकिंग एट दिस, क्या कहते हैं, बाय लुकिंग एट दिस पार्ट ऑफ द वेव फॉर्म, आई कैन से दैट कि जो मेरा डाटा है 101 वो सक्सेसफुली सीरियली ट्रांसमिट हो गया, ट्रांसमिटेड आउट ऑफ द शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है. और इसको अब ये ऑब्वियस हो गया होगा कि वाई वी आर कॉलिंग दिस एज शिफ्ट रजिस्टर, क्योंकि ये जो बिट्स हैं 101, ये जो बिट्स हैं 101, इसको ये शिफ्ट कर रहा है, ठीक है. सो इट इज़, क्योंकि ये बिट्स को शिफ्ट कर रहा है 1 बाय 1 इनटू इटसेल्फ एंड देन आउट ऑफ इटसेल्फ, एंड हेंस दिस इज़ कॉल्ड शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है. एंड इस शिफ्ट रजिस्टर में 101 is available for parallel access, so this is called parallel out, ठीक है. ये जो 101 डाटा है इसको आपने सीरियली 1 बाय 1 शिफ्ट रजिस्टर के अंदर भेजा, so this is called serial in, ठीक है. so this type of register is also called serial in parallel out shift register, ठीक है. और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं SIPO शिफ्ट रजिस्टर. ओके, दिस इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ दिस सर्किट. दूसरा काम यहाँ पे इस शिफ्ट रजिस्टर में ये भी हो रहा है कि ये वाला जो डाटा है 101 1 बाय 1 बाहर भी आ रहा है, सीरियली बाहर आ रहा है, एंड हेंस दिस रजिस्टर इज़ आल्सो कॉल्ड सीरियल इन सीरियल आउट शिफ्ट रजिस्टर, 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर, ठीक है. सीरियल इन सीरियल आउट सीसो शिफ्ट रजिस्टर इसको कहते हैं, एंड इट इज़ अ 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर. सो अगर देर आर मैनी पॉइंट्स टू नोट डाउन. नंबर 1, आपने देखा कि अगर ये 3 बिट्स को शिफ्ट कर रहा है ये शिफ्ट रजिस्टर, तो इट डेफिनेटली मीन्स दैट इसके अंदर 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, ठीक है. सो इफ़ इट इज़ n बिट शिफ्ट रजिस्टर, n bit shift register, then how many flip-flops would be there? There would be n flip-flops, n number of flip-flops in the shift register. अच्छा, और then नोट करने वाली बात ये है, मुझे ये बताओ कि डोंट कंसिडर दिस क्लॉक साइकिल, क्योंकि इस क्लॉक साइकिल में रीसेट की वैल्यू जो है वो 1 है. हाउ मैनी क्लॉक साइकिल्स वेर कंज्यूम्ड to completely transfer 101 to these outputs? First clock cycle, second clock cycle, third clock cycle. So 3 clock cycles were used. 3 clock cycles. It took 3 clock cycles to transfer data at the parallel outputs, जो कि जिनका नाम क्या है, इनका नाम है Q2, Q1 एंड Q0. How many clock cycles it took to
transfer 101 completely out of the shift register. क्लॉक साइकिल नंबर 1, क्लॉक साइकिल नंबर 2, 3, 4, ठीक है. फोर्थ क्लॉक साइकिल पे आफ्टर द रीसेट, तो फोर्थ क्लॉक साइकिल पे Q3 के ऊपर 0 आया, ठीक है. एंड क्लॉक साइकिल नंबर 5 पे ये 1 जो है वो Q3 के ऊपर आया. सो इट टुक 5 क्लॉक साइकिल्स आफ्टर द रीसेट. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इट टुक 5 क्लॉक साइकिल्स to completely transfer the data out of the shift register. ठीक है. These are two important points to note down. And more generally, if you have n bit shift register, then it will take n cycles. ठीक है. ये देखो ना, 3 bit shift register took 3 cycles to transfer the input data at the parallel outputs. So n bit shift register के केस में it will take n cycles to transmit data at the parallel outputs. ठीक है. And it will take additional n-1 cycles. एडिशनल, ये एडिशनल मैंने लिखा हुआ है. एडिशनल n-1 cycles to transmit data serially, the whole data serially out of the shift register. ठीक है. सो इफ it took n cycles to transmit the data to the parallel output, it will take additional n-1 cycles to transfer the data serially completely out of the shift register. So ये कितना हुआ, ये हो गया 2n-1. It will take 2n-1 cycles in total to transmit 101 out of the or the required data out of the shift register. So 3 बिट शिफ्ट रजिस्टर की एग्जांपल हमने देखी है. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1, 6 माइनस, ये 6 है, ये -1 है, 5. सो दिस इन अ वे इज़ अ प्रूफ. ये देखना 5 साइकिल्स, ये मैंने यहाँ पे भी लिखा है. इट विल टेक 5 साइकिल्स टू ट्रांसमिट 101 completely out of the register. So 2n-1 is the general formula to determine how many cycles it will take to transfer the data out of the shift register. Okay, so कुछ maths जो है वो involved थी यहाँ पे. And so in this topic we discussed serial in, serial out, serial in, parallel out, shift register. ठीक है. पैरेलल इन सीरियल आउट भी पॉसिबल है. पैरेलल इन पैरेलल आउट शिफ्ट रजिस्टर भी पॉसिबल है, और ये आपके होमवर्क का पार्ट है. दिस इज़ पार्ट ऑफ योर होमवर्क. सो इन द होमवर्क यू हैव टू ड्रॉ द सेम वेव फॉर्म्स एंड यू हैव टू टेल मी हाउ मैनी साइकिल्स इट टुक टू ट्रांसफर द डाटा टू पैरेलल एंड टू द सीरियल आउटपुट्स इन केस ऑफ पैरेलल इनपुट. ठीक है. सो ये आपके होमवर्क का पार्ट है. सो दिस इज़ all what I wanted to talk about the shift register. Very important part, very important part of digital systems. It has many applications. इसको बहुत ध्यान से आपने इसको स्टडी करना है, बहुत ध्यान से आपने उसको एनालाइज करना है ताकि आप एक अच्छे डिजिटल सिस्टम इंजीनियर जो है वो बन सको. ओके सी. सो नाउ टाइम फॉर क्वेश्चंस. किसका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. सर सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर नहीं होता क्या? सीरियल इन सीरियल आउट. हाँ, क्या हुआ उसको? अच्छा, वो भी होता. सॉरी, आपने मेंशन किया. मैंने कर दिया है. सीरियल इन सीरियल आउट, ये जो अभी हमने रजिस्टर स्टडी किया ना, ये इसमें 2 मोड्स हैं, सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट. ठीक है.
ये सीरियल आउट वाला पार्ट है और ये पैरेलल आउट वाला पार्ट है। सही। एंड देन इसके अंदर हम मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, तो हम्म। हमारे पास जैसे यहाँ पे अब D2 है और D3 है, तो हम्म। ये क्लॉक एज पे बिल्कुल जाके चेंज हो रहे हैं, हाँ जो जी, कि फ्लिप बिल्कुल। फ्लॉप्स का इनपुट भी है, तो यहाँ पे मेटा स्टेबिलिटी नहीं ऑफर हो सकती। मेटा स्टेबिलिटी ओकर हो सकती है, लेकिन टू कीप द डिस्कशन सिंपल आई डिड नॉट मेंशन इट ओवर हियर। ठीक है, और ना ही हम प्रैक्टिकल हार्डवेयर में इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखो, मेटा स्टेबिलिटी का मसला तब आता है जब आप ए सिंक्रोनस सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं। ए सिंक्रोनस सिग्नल मीन्स दैट एक ऐसा सिग्नल जो क्लॉक के साथ अलाइन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल बटन प्रेस है, आप बटन प्रेस कर सकते हो बिफोर द क्लॉक एज, आफ्टर द क्लॉक एज और एट द क्लॉक एज। ठीक है, सो मेटा स्टेबिलिटी के इश्यूज़ जो हैं वहाँ पे ज़्यादा आते हैं। हाँ, आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि जो डी की वैल्यू है, इट शुड बी स्टेबल बिफोर द क्लॉक एज, इट शुड नॉट चेंज इन द अपर्चर रीजन। दिस विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द सॉफ्टवेयर टूल्स। ठीक है, विवाडो विवाडो में जब आप सिंथेसिस और इम्प्लीमेंटेशन वाले स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, दो स्टेप्स विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सेटअप टाइम, होल्ड टाइम सच दैट वो चीज़ें जो है वो वायलेट ना हो। लेकिन व्हेन एक्सप्लेनिंग द थ्योरी या व्हेन डिज़ाइनिंग डिजिटल सिस्टम्स, वी डोंट यूजुअली टेक दोज थिंग्स इनटू अकाउंट। वो सॉफ्टवेयर की हेडेक है, सॉफ्टवेयर ने वो सारा काम जो है वो करना है। ओके, कोई और क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सर जी पूछें। सर ये कैपिटल क्यू का जी कैपिटल क्यू मैंने बस ऐसे ही नाम रख दिया। यह पूछना चाह रहे हैं क्यों इसका नाम Q0 है? सर ये क्या चीज़ है, मतलब बता सकता कि ये 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 आउटपुट ये आउटपुट का नेम है। Q0, कैपिटल Q0, कैपिटल Q1 और कैपिटल Q2, ये एक दूसरा नाम मैंने दे दिया है Q3 को, Q2 को और Q1 को। कुछ भी नहीं है, नथिंग। आई जस्ट गेव अनदर नेम टू दीज थ्री थिंग्स। और ये वो आउटपुट्स हैं जहाँ से आप डाटा को पैरेलल में एक्सेस कर सकते हो, एक वक्त में साइमल्टेनियसली तीनों बिट्स को आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जबकि ये जो स्मॉल Q3 है ना, इस पे डाटा 1 बिट एट अ टाइम आता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस आउटपुट एंड दीज आउटपुट्स, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? सर वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने Q3 पे जो CC4 जो आपने लिखा हुआ है क्लॉक एज 4 जाके हमने देखना है? ये तो नहीं, ये तो एक्सपीरियंस से भी पता चल सकता है। और वैसे भी आपने मतलब राइट फ्रॉम द स्टार्ट आपने वेवफॉर्म्स को खुद से मैनुअली जो है वो देखना है। और एंड यू शुड नो कि अच्छा, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थर्ड या क्लॉक साइकिल 4 पे आनी चाहिए 101, तो क्या वो आ रहा है? सो जस्ट ओपन द क्वेस्टा वेवफॉर्म और क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे जाके देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा, इट मीन्स दैट आपके सर्किट में कोई ना कोई मसला है। ठीक है। ठीक है, और अगर आप ये कह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे ही सारा डाटा अवेलेबल है, वी नो हाउ द DQ फ्लिप फ्लॉप ऑपरेट्स। 3 DQ फ्लिप फ्लॉप्स हैं। ठीक है, तो DQ फ्लिप फ्लॉप्स की बिहेवियर का अगर आपको अंदाज़ा है, देन यू कैन प्रिडिक्ट कि अच्छा क्लॉक साइकिल 4 पे ही, बल्कि यहाँ पे तो हम एक तरह की प्रिडिक्शन वाला काम कर रहे हैं। हमने ये वेवफॉर्म ड्रॉ क्यों किया? टू प्रिडिक्ट कि अच्छा 101 जो है वो कब अपीयर होगा Q0, Q1, Q2 पे। ठीक है, सो दिस इज़ माई एक्सपेक्टेड वेवफॉर्म, दिस इज़ द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट। एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है वो आप क्वेस्टा पे चला के देख लो और FPGA पे चला के देख लो, फिर आपको एक्चुअल रिज़ल्ट जो है मिल जाएगा। दिस इज़ हाउ वी नो। I know the behavior, I know the fundamental working principle of DQ flip flop, and hence I predicted कि अच्छा क्लॉक साइकिल नंबर 4 पे जाके 101 जो है अपीयर होगा, और क्लॉक साइकिल नंबर 6 पे
जो 101 है कम्प्लीटली उसकी ट्रांसमिशन जो है कंप्लीट हो जाएगी। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? चलें ठीक है, ओके। सो दिस वाज शिफ्ट रजिस्टर। नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट मेमोरीज। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेमोरी, कुछ लोग मेमोरी अरेज कहते हैं लेकिन मैं इसको मेमोरी कहूँगा। ओके, सो व्हाट इज़ मेमोरी? मेमोरी आप समझ लो इट इज़ अ डिजिटल ब्लॉक which stores from which you can read data, from which you can read data. Say for example ये एक memory block है, so it is a digital block in which you can store the data and you can access the data. ठीक है, आप डाटा को स्टोर भी कर सकते हो और आप डाटा को यहाँ से डाटा जो है वो ले भी सकते हो, उसको डाटा दे भी सकते हो, ले भी सकते हो। ठीक है, सो अगर आप मेमोरी के अंदर स्टोर करते हो डाटा को, इसको हम डिजिटल सिस्टम्स में राइट कहते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू आर गेटिंग द डाटा फ्रॉम द मेमोरी, अगर आप डाटा गेट करने की कोशिश कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं रीड ऑपरेशन। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस रिलेटेड टू मेमोरी, रीड एंड राइट। read and write operation. Normally there are two ports in for a memory, एक एड्रेस पोर्ट है और एक है डाटा पोर्ट। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन कि इनका क्या काम है। एड्रेस पोर्ट इज़ यूनिडायरेक्शनल, जबकि डाटा पोर्ट जो है इट कुड बी बाई डायरेक्शनल। ठीक है, सो बाई डायरेक्शनल के केस में, बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि डाटा इनपुट भी हो सकता है, दिस डाटा पोर्ट कुड बी एक्टिंग एज ए इनपुट, या दिस डाटा पोर्ट कुड बी एक्टिंग एज ए आउटपुट। अच्छा, इनपुट के तौर पे कब काम करेगा? जब आप स्टोर वाला काम करोगे, व्हेन यू वांट टू स्टोर समथिंग इनसाइड द मेमोरी। दिस डाटा विल एक्ट एज आउटपुट व्हेन यू विल रीड फ्रॉम द मेमोरी। ठीक है, रीड से मुराद ये है कि आप कोई डाटा लेना चाहते हैं, मेमोरी से कोई डाटा लेना चाहते हैं टू डू समथिंग, टू डू सम टास्क। ठीक है, सो राइट ऑपरेशन के केस में जो डाटा है, जो डाटा पोर्ट है, दैट इज़ एक्टिंग एज इनपुट, जबकि रीड ऑपरेशन के केस में डाटा पोर्ट एक्ट्स एज ए आउटपुट पोर्ट, PORT पोर्ट। ठीक है, सो नॉर्मली मेमोरी में ये दो पोर्ट्स जो हैं वो आपको हमेशा मिलेंगे। एंड देन देर आर एडिशनल पोर्ट्स एज वेल, क्लॉक भी हो सकता है, रीसेट भी हो सकता है, और इनेबल सिग्नल भी हो सकता है। वी विल सी दैट इन फ्यूचर डिस्कशन। ओके, सो मेमोरी के अंदर क्या होता है? बेसिकली मेमोरी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का है कि देर आर सम रोज़ एंड सम कॉलम्स। ठीक है, सो से फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 रोज़ हैं, these are 4 rows and there are say for example 3 columns. ठीक है, सो आप समझ लें कि ये दिस इज़ रूम नंबर 1, दिस इज़ द फर्स्ट रूम, दिस इज़ द सेकंड रूम एंड दिस इज़ द 4th रूम। ठीक, बहुत सारे रूम्स हैं, जिस तरह आपके घर में रूम्स होते हैं उसी तरह के रूम्स होते हैं यहाँ पे। एंड हर रूम को एक एड्रेस असाइंड है। जिस तरह आपके घर का एक एड्रेस होता है, जिस तरह यूनिवर्सिटी का एक एड्रेस होता है, या किसी भी लोकेशन का एक एड्रेस होता है, इसी तरह रूम के भी एड्रेसेस होते हैं, लेकिन वो होते हैं नंबर के फॉर्म में, बाइनरी नंबर के फॉर्म में। सो इस रूम को एड्रेस में असाइन कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल 00, इसको मैं असाइन करता हूँ 01, इसको मैं असाइन करता हूँ 10, और इसको मैं असाइन कर देता हूँ 11। सो ईच ऑफ दीज रूम्स हैज़ एन एड्रेस, ये जो एड्रेस है। ठीक है, एंड ईच रूम की जो कैपेसिटी है वो 3 है। यू कैन स्टोर 1 bit in this box,
से फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 है, 1 बिट यहाँ पे, 1 बिट यहाँ पे। इसी तरह आर्बिट्रेरीली मैं ये लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप 101 स्टोर कर सकते हो, आप यहाँ पे 110 स्टोर कर सकते हो, और यहाँ पे आप 111 जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो रूम नंबर 1 में जो डाटा स्टोर्ड है वो है 011। रूम नंबर 2 में जो डाटा स्टोर्ड है वो है 101, और रूम नंबर 4 में जो डाटा स्टोर्ड है वो है 111। नंबर ऑफ कॉलम्स which is 3, number of columns which is 3, number of columns को हम कहते हैं width of the memory, number of rows जो है वो है 4, number of rows is 4, और number of rows को हम कहते हैं depth of the memory, depth of the memory. So the depth of this memory, ठीक है। अच्छा सो इस बॉक्स के अंदर आपको ये नज़र आएगा, you will be seeing 111, 110, 101, 011 stored inside this box, ठीक है। so depth and width of the memory, so इस memory की जो depth है वो 4 है और width जो है वो 3 है। so what is the total size of the memory? Size of the memory, how many total कितने bits जो है वो stored है? so there are 4 rows and हर row में 3 columns हैं, so total number of bits जो है वो 12 है। so there are 12 bits, so this is a 12 bit memory, ठीक है। so this is a 12 bit मेमोरी। कुछ लोग जो है ना वो साइज़ को इस तरह से भी लिखते हैं 4x3, यू कैन से दिस इज़ अ 12 बिट मेमोरी और यू कैन से दिस इज़ अ 4x3 मेमोरी, 4x3 मेमोरी। सो 4x3 मीन्स दैट इसमें 4 रोज़ हैं और हर रो में 3 बिट्स जो है वो मौजूद हैं। 4x3 मेमोरी, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे एड्रेस, दीज आर द एड्रेसेस, ठीक है, दीज आर द एड्रेसेस एंड एड्रेस का जो साइज़ है वो है 2 बिट्स। द साइज ऑफ द एड्रेस इज 2 बिट्स, 2 बिट्स। एड्रेस का साइज़ अगर 2 हो, नोट दैट देयर आर 4 रूम्स, ठीक है। सो when address is of 2 bits, number of rooms जो है वो 4 है। more generally, if address is of n bits, number of rooms will be 2 raised to the power n, very very important, ठीक है। एंड अज्यूम करो कि जो डाटा है, इस केस में डाटा के नंबर ऑफ बिट्स जो है 3 है, ठीक है। 3 बिट्स ऑफ डाटा इज़ बीन स्टोर्ड इन 1 मेमोरी लोकेशन। सो दिस इज़ जो एक रूम है ना, इसको 1 मेमोरी लोकेशन कहते हैं, 1 मेमोरी लोकेशन। सो इन 1 मेमोरी लोकेशन या इन 1 रूम यू कैन स्टोर 3 बिट्स ऑफ डाटा, ठीक है। सो डाटा का के जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 3 है। इफ़ देर आर m बिट्स ऑफ डाटा, इफ़ देर आर m बिट्स ऑफ डाटा, देन साइज़ का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, दैट इज़ साइज़ इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या था, 2 raised to the power n multiplied by m. This will be the general formula to determine the size of the memory, size of the memory. So there will be 2 raised to the power n rows in that memory, and या rooms भी कह सकते हैं आप,
या आप मेमोरी लोकेशन भी कह सकते हैं, whatever name you want to give you can give. And each row या each room will have m bits. ठीक है, so what will be the total number of bits inside that memory? That will be 2 raised by n multiplied by m. So this will be the size of the memory. Okay, so अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, वो ये होता है कि एक रूम में, इन वन रूम you usually store 8 bits of data. ठीक है, you usually store 8 bits of data in one room, in one memory location. One memory location has 8 bits of data, या you know that 8 bits is equal to 1 byte. 1 byte. So you can store 1 byte of data in one room normally. ठीक है, in practical systems. And hence इस तरह की मेमोरी को हम क्या कहते हैं, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. इस तरह की मेमोरी को हम कहते हैं बाइट एड्रेसेबल मेमोरी. सो बाइट एड्रेसेबल मेमोरी वो मेमोरी है जिसके अंदर हर रूम में 1 बाइट ऑफ डाटा, 1 बाइट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर्ड है. 1 बाइट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर्ड है. अच्छा, let me give another example. So 1 byte is equal to 8 bits. 32 bits को हम 1 word कहते हैं. 1 word, WORD word. ठीक है, so 1 word is equal to 32 bits. 32 bits का मतलब है 4 bytes. ठीक है, 1 बाइट में 8 बिट्स है ना, सो 32 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो आपको 4 बाइट्स जो है वो मिल जाएगा. सो एक वर्ड में 4 बाइट्स है. देयर आर 4 बाइट्स इन 1 वर्ड. अगर आप एक ऐसी मेमोरी बनाते हो जिसके एक रूम में 4 बाइट्स हों, 4 बाइट्स हो, ठीक है, यानी एक बॉक्स के अंदर 8 बिट्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स हैं इस रूम में. ठीक है, सो यानी एक रो में 32 बिट्स हैं, यानी एक रूम में 32 बिट्स हैं. तो फिर इस तरह की मेमोरी को हम कहेंगे वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी. वर्ड एड्रेसेबल मेमोरी. ठीक है, बट नॉर्मली वी use byte addressable memory due to some technical reasons, so don't worry much about word addressable memory. ठीक है, सो ये छोटी छोटी बातें जो है वो आपने जहन में रखनी है. I want to give another example related to the memory. So say for example मेरे पास एक मेमोरी है 1024 क्रॉस 32 बिट्स की मेमोरी है ये. ठीक है, एंड इट हैज़ 1 एड्रेस पोर्ट जिसको मैं अब ए से रिप्रेजेंट करूँगा, एंड इट हैज़ 1 डाटा पोर्ट विच इज़ बाई डायरेक्शनल, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट करूँगा. सो नाउ what is the size of this memory? How many bits are there inside this memory? Okay, so size निकालने के लिए वेरी सिंपल, 1024 को आपने मल्टीप्लाई करना है 32 के साथ. ठीक है, सो कैलकुलेटर यूज़ करें, यू विल गेट सम आंसर. से x नंबर ऑफ बिट्स हैं इसके अंदर. मैं साइज़ को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. कैसे? जो 1024 है, हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 1024 लोकेशंस. अच्छा, 1024 का मतलब क्या है? 1024 का मतलब है देयर आर 1024 रोज इनसाइड दैट मेमोरी. सो हाउ मैनी बिट्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट 1024 नंबर ऑफ रोज? वो है log 2, एंड log की बेस 2 ऑफ 1024 इज़ 10. ठीक है, सो आई कैन राइट 1024 as 2 raised to the power 10.
2 रेज़ टू द पावर 10 मैं लिख सकता हूँ. सो साइज़ विल देन बी 2 रेज़ पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 32. ये 32 इधर आ जाएगा. ये हो गया बिट्स. रिमेंबर इन लास्ट लेक्चर या उससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 2 रेज़ पावर 10 है, ये 1 किलो है. दिस इज़ 1 किलो या 1K. सो आई कैन राइट, इसकी जगह पे मैं 1 किलो लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 32 किलो बिट्स. आई कैन राइट 32 किलो बिट्स. ठीक है. एंड अगर मैं आपसे कहूँ एग्ज़ाम में कि इसको बाइट्स में कन्वर्ट करो, यू नो दैट 1 बाइट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स. ठीक है. कैपिटल B मीन्स बाइट, स्मॉल b मीन्स बिट्स. सो हाउ मैनी बाइट्स आर देयर इन 32 किलो बिट्स. आपने सिंपल क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है. यू विल गेट 4 किलो बाइट्स. ये बाइट्स में आंसर आ जाएगा. तो साइज ऑफ दिस मेमोरी इज़ 4 किलो बाइट. x नंबर ऑफ बिट्स या 4 किलो बाइट्स. ठीक है. एंड या ठीक है, आप ये कर सकते हैं. सो 4 किलो बाइट्स इज़ इक्वल टू दिस नंबर ऑफ बिट्स. Okay, so read operation for this type of memory. So memory के अंदर जो है ना ये stored है, ये डाटा जो है वो stored है. ठीक है. So मैं ये वाला जो डाटा है इसको मैं निकालना चाहता हूँ मेमोरी से. ठीक है. और ये पड़ा हुआ है किस एड्रेस पे, 01 वाले एड्रेस पे. तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो AR है, देखो AR का ताल्लुक़ है DR से, जबकि AW का ताल्लुक़ है DW से. ठीक है. यहाँ पे R का मतलब है रीड, W का मतलब है राइट. ओके. सो AR वाले पोर्ट के ऊपर आप अप्लाई कर दो 01 इन बाइनरी. ठीक है. 01 इन बाइनरी. तो उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली आपको 3 बिट, ये जो 101 है, आपको इस आउटपुट पोर्ट के ऊपर मिल जाएगा. सो DR का जो साइज़ है वो 3 बिट है, AR का साइज़ जो है वो 2 बिट है. सिमिलरली DW का साइज़ 3 बिट है और AW का साइज़ भी क्या है, 2 बिट है. अच्छा. ओके. सो दिस इज़ हाउ यू रीड फ्रॉम द मेमोरी. एंड इफ़ यू वांट टू राइट इनटू द मेमोरी, राइट ऑपरेशन, राइट मीन्स यू वांट टू स्टोर समथिंग इनसाइड द मेमोरी. तो आपने क्या करना है, आपने बस सिंपली जो AW पोर्ट है उस पर एड्रेस अप्लाई करना है, और जो डाटा आपने स्टोर करना है वो आपने DW पे अप्लाई करना है. सो दिस इज़ AR, दिस इज़ AW, दिस इज़ DW, दिस इज़ DR. ठीक है. AW DW. एंड से फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक डाटा जो है 000, आई वांट टू स्टोर अ ज़ीरो. आई वांट टू स्टोर अ ज़ीरो ओवर हेयर. 111 की जगह पे मैं 000 जो है वो स्टोर करना चाहता हूँ. सो आई विल अप्लाई 000 एट DW. वो डाटा जिसको आपने स्टोर करना है और किस एड्रेस पे स्टोर करना है वो एड्रेस आपने यहाँ पे देना है. सो व्हाट इज़ द एड्रेस, द एड्रेस इज़ 11. तो यहाँ पे आपने बाइनरी में 11 जो है वो अप्लाई करना है. ठीक है. तो जैसे ही आप ये दोनों डाटा अप्लाई करोगे, दिस 000 विल रिप्लेस दीज वंस और वो मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा. रिप्लेस करने का मतलब ये है कि वो स्टोर हो जाएगा. ठीक है. एंड वी डोंट केयर अबाउट द वैल्यूज़ ओवर हेयर, इसलिए मैं यहाँ पे XX
डाल रहा हूँ. सिमिलरली वी डोंट केयर अबाउट दीज वैल्यूज़ फॉर रीड ऑपरेशन, इसलिए मैं यहाँ पे एक्स डाल रहा हूँ. अच्छा, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम ये करते हैं कि एक इनेबल सिग्नल भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डब्ल्यू ई. इसी तरह यहाँ पे डब्ल्यू ई का मतलब है राइट इनेबल. राइट इनेबल का मतलब ये है कि क्या आपने राइट करना, क्या आप चाहते हैं कि मेमोरी राइट करे या ना करे. सो इफ़ राइट इनेबल इज़ 1, memory will write the data. You will be able to write into the memory. Memory will not, बल्कि you will be able to write. And if write enable is 0, you will not be able to store, or you will not be able to write data into the memory. So normally हम क्या करते हैं, रीड ऑपरेशन में हम WE को 0 कर देते हैं, और राइट ऑपरेशन में WE को क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं, ताकि नॉन आइडियल कंडीशंस में जब सिग्नल्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही होती हैं तो गलत डाटा गलत टाइम पे स्टोर ना हो जाए मेमोरी के अंदर. तो इसलिए राइट इनेबल का सिग्नल जो है वो इंट्रोड्यूस हम करवा लेते हैं. ओके, नाउ अच्छा, सो इस मेमोरी में हाउ मैनी पोर्ट्स आर देयर. वैसे तो यहाँ पे 4 पोर्ट्स हैं, AR, AW, DW, DR, बट हम एड्रेस पोर्ट्स को काउंट नहीं करते. वी से दैट इन दिस मेमोरी देयर आर टू पोर्ट्स इन दिस मेमोरी. कौन कौन से? एक पोर्ट रीड के लिए है, वो कौन सा है, वो ये वाला है, और एक पोर्ट जो है वो राइट के लिए है. वो कौन सा पोर्ट है, वो ये वाला पोर्ट है. ठीक है. सो देर आर 2 पोर्ट्स इन दिस मेमोरी, एंड hence sometimes this memory is also called, this type of memory is also called two ported memory. इसको 2 ported memory भी कहते हैं. ठीक है. सो एड्रेस पोर्ट्स को आपने इग्नोर करना है, बाकी जितने भी पोर्ट्स रह गए हैं बस उनका नंबर आपने डिटरमिन करना है. सो इफ इन अ 3 ported memory there will be 3 data ports. there will be 3 data ports. इनमें से एक रीड वाला हो सकता है, बाकी 2 राइट वाले हो सकते हैं, या 2 रीड वाले हो सकते हैं और आखिरी वाला राइट हो सकता है. कोई भी कॉम्बिनेशन, 8 कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं. ठीक है. सारे के सारे राइट हो सकते हैं, विच यूजली डजंट हैपन. ठीक है. या एक राइट है और 2 W's हैं, या 2 W's हैं तो एक राइट है. सो देर आर 8 कॉम्बिनेशन. तो 3 पोर्टेड मेमोरी में सिचुएशन जो है वो कुछ इस तरह की होगी. ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस डुअल पोर्ट मेमोरी. अच्छा, डुअल पोर्ट मेमोरी, अगर आप यहाँ पे आएँ, इस मेमोरी में आपको 4 पोर्ट्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, AR, AW, DW, DR. इसको आप कहें एक सेट. इसी एक सेट की एक कॉपी आप बना लो और उसी मेमोरी में पेस्ट कर दो. व्हाट आई वांट टू से इज़ कि now you have 2 sets of ports. कौन कौन से पोर्ट्स हैं? एक है AR, AW, DW एंड DR. ये पहला सेट है. और जो दूसरा सेट है वो ये वाला है, AR, AW, DW एंड DR. ठीक है. 2 sets of those signals, 2 sets of 4 ports. और वो 4 पोर्ट्स कौन से हैं? AR, DW, AR, AW, DW एंड DR. इनके 2 सेट्स, अगर 2 सेट्स मौजूद हों मेमोरी में
तो उस तरह की मेमोरी को हम क्या कहते हैं, डुअल पोर्ट मेमोरी। तो इनका नाम थोड़ा सा चेंज कर दो, इसको आपके हो AR1, AW1, DW1, DR1, इसका नाम आपको हो AR2, AW2, DW2 एंड DR2। अब इस तरह की मेमोरी का फ़ायदा क्या है? इस तरह की मेमोरी का फ़ायदा ये है कि अच्छा, ऊपर वाली जो मेमोरी है, दिस मेमोरी कैन बी यूज्ड बाय वन डिवाइस, और वो डिवाइस, दैट डिवाइस कुड बी योर CPU, it could be maybe keyboard, it could be maybe your LCD display, it could be anything, ठीक है। So this memory can use this device can use this memory for storing या for writing and reading data, दोनों पर्पसेस के लिए। लेकिन रिमेंबर, ओनली वन डिवाइस कैन यूज़ दिस मेमोरी, ठीक है, फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशन। रीड एंड राइट ऑपरेशन जो है, इसको कभी कभी हम मेमोरी एक्सेस भी कहते हैं। सो वेन एवर यू हेयर समवन से मेमोरी एक्सेस मीन्स के आप मेमोरी में राइट कर रहे हो या मेमोरी से रीड कर रहे हो। मेमोरी एक्सेस का मतलब ही है, एक्सेस इंक्लूड्स बोथ थिंग्स, राइट एंड रीड। डुअल पोर्ट मेमोरी का फ़ायदा ये है कि नाउ टू डिवाइसेस कैन यूज़ द सेम मेमोरी एट अ टाइम। डिवाइस 1 इस सेट को यूज़ कर सकता है फॉर रीड एंड राइट, डिवाइस 2 कैन यूज़ this set of ports for read and write operation, ठीक है। मल्टीपल डुअल पोर्ट है, डुअल पोर्ट का मतलब है 2, सो 2 डिवाइसेस कैन यूज़ द सेम मेमोरी फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस, या बेसिक नोट्स में लिख लें 2 डिवाइसेस कैन एक्सेस, अगेन एक्सेस का मतलब है रीड एंड राइट, कैन एक्सेस द मेमोरी simultaneously. This is also very important, simultaneous access, maybe not exact simultaneous, वो फिर किसी दिन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। and those accesses are independent, वो जो accesses हैं वो independent हैं, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर डिवाइस 1 ने इसके अंदर कोई डाटा स्टोर करना है, दैट डिवाइस would not have to wait for device 2 to do some operation, whether it is read or write. So device 1, device 2 independently memory को use कर सकते हैं। both will not be dependent on each other, कि अच्छा डिवाइस 2 पहले करेगा फिर मैं करूँगा, या डिवाइस 2 पहले स्टोर करेगा या रीड करेगा फिर मैं स्टोर या रीड वाला काम जो है वो करूँगा। सो दीज एक्सेसेस आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट, साइमल्टेनियस भी है और इंडिपेंडेंट भी है। सो ये डुअल पोर्ट मेमोरी यूज़ करने का फ़ायदा है। एंड इफ़ आई आस्क यू इन द एग्ज़ाम के हाउ ये कितने पोर्टेड वाली मेमोरी है, कितने पोर्टेड वाली मेमोरी है, ये 2 पोर्टेड है, 3 पोर्टेड है, 4 पोर्टेड है। सो मैंने अभी आपको कहा है कि यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ डाटा पोर्ट्स, 1 2 3 4। सो दिस इज़ अ 4 पोर्टेड मेमोरी। डुअल पोर्ट मेमोरी इज़ आल्सो कॉल्ड अ 4 पोर्टेड मेमोरी, ये आपने ध्यान में रखना। और जस्ट अ साइड नोट, इस तरह की मेमोरी को हम सिंपल डुअल पोर्ट मेमोरी भी कहते हैं, सिंपल डुअल पोर्ट मेमोरी भी कहते हैं। whereas this type of memory is also called true dual port memory, लेकिन true का लफ्ज़ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, simply called dual port memory। so simple dual port memory में 4 सिग्नल्स होते हैं, 2 एड्रेस के और 2 डाटा के, 1 फॉर रीड एंड 1 फॉर राइट। डुअल पोर्ट मेमोरी में 8 सिग्नल्स होते हैं,
4 एड्रेस के सिग्नल्स हैं और 4 डाटा के सिग्नल्स हैं। फिर फर्दर क्लासिफिकेशन आप कर सकते हो। रीड के लिए 2 पोर्ट्स हैं, AR1 DR1, बल्कि 4 पोर्ट्स हैं, AR1 DR1 AR2 DR2। राइट के लिए 4 पोर्ट्स हैं, AW1 DW1 एंड AW2 एंड DW2। सो दिस इज़ डुअल पोर्ट मेमोरी। ओके, नाउ टाइम फॉर क्वेश्चंस। किसका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये डुअल पोर्ट मेमोरी में 2 राइट टेबल्स होंगे हमारे पास दोनों डिवाइसेस के लिए। डुअल पोर्ट में क्या होता है? मैं पूछ रहा हूँ राइट इनेबल्स हमारे पास 2 हाँ हाँ हाँ, नहीं राइट इनेबल कितने होंगे, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हो सकता है कि इसके अंदर 2 हों, हो सकता है इसके लिए इसमें एक राइट के लिए हो और एक रीड के लिए भी हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हो सकता है ना भी हो। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट, इट डिपेंड्स ऑन योर स्पेसिफिकेशन। वी आर ओपन अबाउट इट। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, सो 4 पोर्टेड मेमोरी में, इसको 4 पोर्टेड मेमोरी क्यों कहते हैं? बिकॉज देर आर 4 डेटा पोर्ट्स। DR1 है, DR2 है, DW1 है एंड DW2 है। दैट इज़ व्हाई दिस इज कॉल्ड 4 ported memory. Now I want to discuss about memory types. ठीक है, I want to discuss about memory types. अच्छा, मेमोरी के अंदर आपको पता है 0 या 1 स्टोर होता है। सो बेस्ड ऑन हाउ दोज बिट्स आर स्टोर्ड, देयर आर 4 types of memory. ठीक है, फर्स्ट टाइप इज़ फ्लिप फ्लॉप बेस्ड मेमोरी। सेकेंड इज़ रैम, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। थर्ड इज़ sorry, there are 3 types of memory, not 4. There are 3 types of memory, and third is ROM, read only memory. Okay, now differences मैं बता देता हूँ। differences जो है वो क्या है। अच्छा, फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन इन सब का एक ही काम है, टू स्टोर 1 and 0। ये 1 और 0 को स्टोर करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर। ये 1 और 0 को स्टोर करने के लिए डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर यूज़ करता है। वो क्या है वो आप पढ़ेंगे VLSI के कोर्स में, आई विल नॉट डिस्कस ओवर हियर। एंड सिमिलरली ये कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ कर, अच्छा इसको हम देखेंगे डिटेल में थोड़ा सा, इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है आज इस कोर्स में, आज के लेक्चर में। सो ईच ऑफ देम यूज़ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स टू स्टोर 1 and 0। ओके, अब स्ट्रक्चरल, एक तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, ठीक है, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं उनमें, लेकिन सबका काम सेम है और वो है बिट्स को स्टोर करना। अच्छा, सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप है ये वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल, ये वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब ये है कि जैसे ही आप पीछे से पावर ऑफ कर दोगे तो फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो भी डाटा है वो लूज़ हो जाएगा, दैट डाटा विल बी लॉस्ट। जबकि रैम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है और रोम जो है वो भी रैम भी वॉलेटाइल है, सॉरी, रैम इज़ आल्सो वॉलेटाइल, जबकि रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, रोम इज़ आल्सो नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये है कि पावर पीछे से स्विच ऑफ कर भी दोगे तो डाटा पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, डाटा स्टोर्ड रहेगा मेमोरी के अंदर। नॉन वॉलेटाइल का मतलब जो है वो ये है। ओके, सेकंड डिफरेंस जो है वो ये है।
थर्ड डिफरेंस जो है वो ये है कि जो स्पीड, ठीक है, सो फ्लिप फ्लॉप की जो स्पीड है इट इज़ फास्ट, रैम की स्पीड जो है वो मीडियम है, जबकि रोम की जो स्पीड है सबसे स्लो है, स्लोएस्ट है, ठीक है। सो एक तो स्पीड में डिफरेंस है, फिर डिफरेंस है इनमें आपस में कॉस्ट के अंदर। फ्लिप फ्लॉप इज़ हाईली कॉस्टली, रैम मीडियम कॉस्ट है, जबकि जो रोम है, रोम इसकी सबसे लो कॉस्ट है, ठीक है। सो दीज आर द 4 पैरामीटर्स इन विच these three types of memories are different from each other. एक तो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, दूसरा वॉलेटिलिटी की बात मैंने की है, फिर स्पीड में और फिर कॉस्ट में इनका डिफरेंस है। ये आपने जहन में रखना, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ रैम जो है, जो रैम है, मैं रैम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रैम के फर्दर 2 टाइप्स हैं। वन इज़ एस रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको कहते हैं, एंड वन इज़ डी रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। एंड अगेन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में स्ट्रक्चर का डिफरेंस है बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। एंड येस देर आर सम अदर डिफरेंसेस एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ स्पीड आप कह सकते हैं, कुछ एरिया आप कह सकते हैं, कुछ कॉस्ट भी आप कह सकते हैं। नॉर्मली एस रैम इज़ मोर कॉस्टली दैन डी रैम, ठीक है। अब मैं रैम की आपस में जो डिफरेंसेस है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं और कॉस्ट में कुछ डिफरेंस है, वो मैं अभी आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा। एंड सम बट स्पीड में भी कोई फ़र्क है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे VLSI के कोर्स में, इन VLSI। बट यू शुड नो कि रैम 2 टाइप्स के, एस रैम एंड डी रैम। ओके, नाउ रोम है, इसके भी 2 मेन टाइप्स हैं जो आजकल दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं। एक है वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम, वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम। दूसरा जो टाइप है वो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ओके, नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है? वन टाइम प्रोग्रामेबल एज द नेम इज़ ऑब्वियस, इसको आप एक ही टाइम प्रोग्राम कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि रोम जिस फैक्ट्री में या जिस इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होती है, उसी इंडस्ट्री में वो प्रोग्राम हो जाती है, डाटा जो है वो स्टोर कर दिया जाता है उधर ही फैक्ट्री के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर, और फिर इसको मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। एंड आप उसको दोबारा प्रोग्राम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते अच्छा मैं वन टाइम प्रोग्रामेबल परचेज़ करके घर में आके इसको प्रोग्राम कर दूँगा। नो, यू कैन नॉट डू दैट। सो दिस इज़ वन टाइम प्रोग्रामेबल ओनली, नॉर्मली इन द फैक्ट्रीज और समवेयर एल्स, लेकिन ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है। जो EEP रोम है, यानी जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 2 काम कर सकते हो। इसके 2 पार्ट्स हैं। एक है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल का मतलब ये है कि अगर आपने EEP रोम में कोई डाटा स्टोर किया हुआ है, उसको आप इरेज कर सकते हो, उसको आप ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर आप ज़ीरो स्टोर कर रहे हो। ख़त्म करने का मतलब ये है कि उस मेमोरी के अंदर ना ज़ीरो है ना 1 है, दोनों चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। आप इरेज कर सकते हो। इलेक्ट्रिकली का मतलब ये है कि आप कोई रबर से इरेज तो नहीं करोगे या कोई वाइटनर से नहीं इरेज करोगे, बल्कि कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज़ करके उसको इरेज करोगे। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ठीक है। एंड प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि यू कैन प्रोग्राम दिस
वंस यू परचेज इट, ठीक है, आप घर ला के उसको प्रोग्राम कर सकते हो, देयर इज़ नो इशू रिलेटेड टू दैट, आप इसको कर सकते हो प्रोग्राम, अनलाइक दिस वन टाइम प्रोग्रामेबल. सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन डबल ई पी रोम एंड वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू मेमोरी टाइप्स? मेमोरी टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है किसी का? सर वन टाइम प्रोग्रामेबल रोम का दोबारा बता सकते हैं? वन टाइम प्रोग्रामेबल का मतलब ये है कि आप ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा उसको प्रोग्राम कर सकते हो, उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो, बस ये इसका मतलब है. ठीक है, क्लियर है ना ये? जी क्लियर है या नहीं है? वन टाइम प्रोग्राम, जी सर. ठीक है. वन टाइम प्रोग्रामेबल मीन्स सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में आप इसको प्रोग्राम कर सकते हो, देयर इज़ नो वे यू कुड प्रोग्राम इट अगेन. ठीक है. सो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड टू सी द इंटरनल स्ट्रक्चर, आप जो अपनी जो टेक्स्ट बुक है ना उसका जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 के एंड पे ये टॉपिक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो, लेकिन वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वन टाइम प्रोग्रामेबल. सॉरी, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एस रैम एंड डी रैम, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रोम, ROM. ओके, सो रोम यानी जो रीड ओनली मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी का वैसे मतलब जो है वो ये है कि आप इससे सिर्फ डाटा ले सकते हो, आप डाटा रीड सिर्फ कर सकते हो, आप स्टोर नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन आजकल के जो रोम्स जो आ रहे हैं ना उसमें आप डाटा राइट भी कर सकते हो, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया था ना EEP रोम, डबल EP रोम के केस में. सो ये जो नेम्स है ना ये ज़रा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये पुराने नेम्स हैं, 1960s में 1970s में इनका नाम रखा गया था. उस ज़माने में कोई प्रोग्रामेबल रोम नहीं बना था, इसलिए उसको सिर्फ रोम का नाम दिया. एनीवेज बहरहाल जो भी है, सो रोम जो है, रोम का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो अब हम देखने जा रहे हैं. सो नॉर्मली यूजुअली या जनरली जो स्ट्रक्चर होता है मेमोरी का वो ये है कि इसका एक एड्रेस पोर्ट होता है और इसका एक डाटा पोर्ट होता है. ठीक है. सो से फॉर एग्जांपल नाउ आई हैव a 2-bit address port and I have a 3-bit data port, और ये रोम है, दिस इज़ रोम, रीड ओनली मेमोरी. अच्छा, नाउ व्हाट इज़ इनसाइड दिस बॉक्स? इस बॉक्स के अंदर जो है वो एक डिकोडर है, सेम वही डिकोडर जो आप लोगों ने लैब में यूज़ किया है फॉर 7 सेगमेंट. फ़र्क ये है कि ये वन हॉट डिकोडर है, दिस इज़ अ वन हॉट डिकोडर. वन हॉट डिकोडर का मतलब ये है कि ओनली वन आउटपुट इज़ वन एट ए टाइम, वन आउटपुट इज़ वन एट ए टाइम, बाकी सारे आउटपुट्स जो हैं वो ज़ीरो है. सो ये वन हॉट 2 to 4 डिकोडर है. 2 to 4 डिकोडर मीन्स इट हैज़ 4 आउटपुट्स. ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ. So this decoder has 4 outputs, 1, 2, 3 and 4, and it has 2 inputs, 1 and 2. 2 inputs and 4 outputs. या आप ये भी कर सकते हो कि इस एरो को ख़त्म करके 2 बिट एक इनपुट जो है वो आप शो करवा सकते हो. अच्छा, इसका नाम 00 है, इसका नाम 01 है, 10 है एंड 11 है. मतलब ये है कि, और ये एड्रेस है, दिस इज़ एड्रेस, ए पोर्ट है. सो इफ़ ए इज़ 00, अगर आप 00 अप्लाई करते हो यहाँ पे, देन 1 विल अपीयर ओवर हेयर और बाकी पोर्ट्स के ऊपर 00 जो है वो आ जाएंगे. एंड इफ़ यू अप्लाई से फॉर एग्ज़ाम्पल 1 एट द एड्रेस पोर्ट, तो यहाँ पे 1 और बाकियों पे 00 जो है वो आ जाएंगे. So this is how a one hot decoder works.
ठीक है। एंड मोर जनरली अगर इनपुट का जो साइज़ है वो n बिट्स है तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट्स जो है वो 2⁻n है। ठीक है, यू टू कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके, मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, सो थोड़ा सा इन लाइंस को एक्सटेंड कर देते हैं। सो रोम के अंदर एक 1 हॉट डिकोडर है और लेट मी ड्रॉ एन एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम, फिर मैं इसकी असल डायग्राम जो है वो ड्रॉ करूँगा। सो देर आर सम रोज एंड देर आर सम कॉलम्स एंड मैं एक डाटा जो है स्टोर करना चाहता हूँ। मैं 1 पे जो है ना मैं 0 1 0 स्टोर करना चाहता हूँ। आई वांट टू स्टोर 0 1 0। तो वो मैं कैसे करूँ, वो अब यहाँ पे मैं कैसे शो करवाऊँगा। मैं अगर इस पॉइंट पे कोई डॉट नहीं बनाऊँगा, इट मीन्स देयर इज़ ज़ीरो ओवर देयर। अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर एक डॉट लगाऊँगा, इट मीन्स देयर इज़ अ 1 ओवर देयर। सो यहाँ पे 0 1 0 जो है वो स्टोर हो गया। सिमिलरली एट एड्रेस 1 0 आई वांट टू स्टोर 1 0 0। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक डॉट बनाना पड़ेगा विच रिप्रेजेंट्स 1, और बाकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनके ऊपर कोई डॉट नहीं बनाऊंगा विच इंडिकेट्स कि यहाँ पे 0 स्टोर्ड है। सिमिलरली 0 1 एड्रेस पे मैं 1 1 0 स्टोर करना चाहता हूँ। दैन व्हाट आई विल डू, आई विल प्लेस 2 डॉट्स ओवर हियर और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को खाली छोड़ दूँगा, और जो आखिरी यानी जो 0 0 एड्रेस है उसके ऊपर मैं 0 1 1 जो है स्टोर करना चाहता हूँ। सो आई विल लीव दिस अनअटेंडेड और बाकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं डॉट लगा दूँगा। ओके, सो दिस इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डायग्राम, कॉन्सेप्चुअल एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन असल प्रैक्टिकल डायग्राम क्या होगी उसकी, उसकी रोम की। सो फॉर दैट आई विल रीड्रॉ द डायग्राम। सो द सेम 1 हॉट 2 to 4 डिकोडर है, ये एड्रेस है, ये 2 बिट है, 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0। ओके, डिकोडर के अलावा और गेट्स भी होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो how many outputs are there? There are 3 outputs। ठीक है, D is of 3 bits। इसको आप कहें D0, इसको आप कहें D1 और इसको आप कहें D2। ओके, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ D0। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के अलावा बाकी जो बिट्स हैं उनकी जगह पे आप और गेट जो है वो बना लो। सो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट विल रिमेन एज इट इज़, जबकि D1 के लिए आप बनाओ और गेट और D2 के लिए आप बनाओ एक और गेट। LSB पोजीशन पे और गेट नहीं ड्रॉ करना, बाकी तमाम पोजीशंस पे आपने और गेट जो है वो ड्रॉ करना है। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। D0 जहाँ डॉट है D0 वाले कॉलम में जहाँ डॉट है, इस पॉइंट पे डॉट है, इस पॉइंट पे, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को आप D0 के साथ अटैच कर दो। सो व्हाट आई विल डू, I will extend a point, I will extend one output from this point। ठीक है, सो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, और बाकी जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं उस कॉलम में ये वाला और ये वाला और ये वाला, इनको मैं इग्नोर कर दूंगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू D1। D1 का जो कॉलम है वो ये है, दिस इज़ द कॉलम फॉर D1। इस कॉलम में आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
जहाँ जहाँ डॉट्स हैं उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को D1 वाले और गेट के साथ कनेक्ट कर दूँ. सो एक इंटरसेक्शन पॉइंट रेड हुआ है यहाँ पे. सो आई विल कनेक्ट 0 0 टू दिस और गेट. एक इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर जो रेड डॉट है वो यहाँ पे है. सो आई विल कनेक्ट 0 1 टू दिस और गेट एंड आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट टू दिस और गेट एज वेल. ठीक है, जो 1 0 वाली लाइन है, जो 1 0 वाली लाइन है यहाँ पे रेड डॉट नहीं है, इसलिए मैंने उस पॉइंट को D1 के और गेट के साथ कनेक्ट नहीं किया. एंड सिमिलरली रिपीट द सेम प्रोसीजर फॉर D2. सो D2 में कौन कौन से पॉइंट्स आप कनेक्ट करोगे और गेट के साथ? आप इसको कनेक्ट करोगे और इसको कनेक्ट करोगे. सो 0 1 विल बी कनेक्टेड टू दिस एंड 1 0 विल बी कनेक्टेड टू दिस. और फिर यहाँ से आप आउटपुट जो है वो ले सकते हैं फॉर द एक्सटर्नल वर्ल्ड. ठीक है, सो इस बॉक्स के अंदर ये सर्किट जो है वो मौजूद है. एक डिकोडर है एंड अ बंच ऑफ OR गेट्स. सो नंबर ऑफ OR गेट्स फॉर रोम is equal to size of the output. Size of the output in this case is 3 minus 1. ठीक है, so number of OR gates तो जो हैं जो यूज़ होंगे रोम में वो ये है more generally. And second point to note down is that कि LSB पे आपने OR gate नहीं लगाना. LSB पे आपने OR gate नहीं लगाना. बाकी हर बिट पोजीशन पे आपने OR गेट लगाना है और रेड पॉइंट्स को देखते हुए आपने कनेक्शन जो है वो करनी है. सो दिस इज़ हाउ यू ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रोम रीड ओनली मेमोरी. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रोम? रोम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? चलें, नाउ लेट्स सी हाउ दिस रोम विल वर्क. सो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको. सो से फॉर एग्जांपल मैंने एड्रेस दिया 01. मैंने एड्रेस दिया 01 और आपको पता है जब आप डिकोडर को 1 हॉट डिकोडर को 01 दोगे सो इस पूरी लाइन के ऊपर 1 आ जाएगा और बाकियों पे क्या आएगा? 0 0 एंड 0. सो दिस OR गेट has 1 at this input and a 0 at this input. So 1 और 0 यहाँ पे क्या आएगा? 1. इस इनपुट पे 0 है, इस इनपुट पे 1 है और इस इनपुट पे क्या है? 0 है. सो इन तीनों का और जब आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. D0 के ऊपर क्या है? D0 के ऊपर जो है वो 0 है. सो यहाँ पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट वी वांट. ये देखो यहाँ पे 1 1 0 हमें चाहिए था 0 1 देने पे, वो हमें मिल गया. So this is how you access data or read data from memory, and this is how data is being read or being stored inside the memory. दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि bits are stored in ROM. Bits are stored in ROM somewhat in the form of OR gates. Somewhat in the form of OR gates. Anyways, बहरहाल ये थोड़ी सी complicated discussion हो जाएगी इसलिए मज़ीद डिस्कस करेंगे. चलिए, टाइम फॉर क्वेश्चंस. एक दो मिनट की ब्रेक लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट. कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. Next topic which I want to discuss is
लुकअप टेबल, LUT इसको कहते हैं, लुकअप टेबल, ठीक है। इसको ल्यूट तो नहीं कहेंगे हम लुकअप टेबल को, ये LUT ल्यूट, इसको हम कहते हैं लर्ट, ठीक है। सो LAAT लर्ट उसको कहते हैं, या LAET इसको लर्ट कहते हैं, ठीक है। ल्यूट इज़ नॉट द वे टू प्रोनाउंस इट, या अगर आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको लर्ट कहते हैं, लर्ट, LAET लर्ट, ओके। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट का टाइम है, ओके। आप किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मक्स प्लस लैचेस से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मैं इसकी एग्जांपल देने जा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यू नो दैट एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो क्या है, 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 0 है, 1 0 पे 0 है, एंड 1 1 पे 1 है। एंड गेट की ट्रुथ टेबल जो है वो ये है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जो एंड गेट है या जो एंड बिहेवियर है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग अ मक्स, ठीक है, विद 4 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। और आपको पता है अगर 4 इनपुट्स हैं उस मक्स के तो सेलेक्ट सिग्नल जो है देयर विल बी 2 सेलेक्ट सिग्नल्स, ठीक है, देयर विल बी 2 सेलेक्ट सिग्नल्स। मक्स का हर इनपुट जो है वो एक लैच के साथ कनेक्टेड है। लैच याद करो, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, लैच। अच्छा, सो व्हाट इज़ अ लैच? लैच अगर आप रिकॉल करो शायद लास्ट लेक्चर में मैंने लैच पढ़ाया था, या यहाँ पे लैच। सो ये लैच है, डी लैच बनता है ऐसा लैच प्लस 2 एंड गेट प्लस 1 नॉट गेट। सो लैच क्या करता है? लैच ये करता है कि अगर क्लॉक की वैल्यू 1 हो, वट एवर इज़ एट डी गोज़ टू क्यू, ठीक है। सो व्हेन क्लॉक इज़ 1, whatever is at D will be transferred to Q, and when clock is 0, that data is retained, ठीक है। This is the behavior of latch। मैं ये भी कह सकता हूँ कि you can use latch as a memory element। कैसे? जिस डाटा को आपने स्टोर करना है उसको स्टोर करने के लिए आप क्लॉक की वैल्यू को क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। और जो भी डाटा आपने स्टोर करना है, से फॉर एग्जांपल मैं 1 स्टोर करना चाहता हूँ, डैट 1 विल स्टार्ट टू अपीयर एट क्यू। 1 जो है वो क्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्लॉक की वैल्यू को आप कर दो 0। नाउ दिस 1 इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द लैच। लैच के आउटपुट पे ये परमानेंटली जो है वो स्टोर हो जाएगा। सो लैच कैन एक्ट एज ए मेमोरी एलिमेंट। सो यहाँ पे आप लैच को एज मेमोरी एलिमेंट यूज़ करो। वन बिट आप स्टोर कर सकते हो लैच के अंदर, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है। सो दिस 1 बिट लैच, और स्टोर क्या करना है, y की वैल्यूज़ इनको स्टोर करना है। सो
एक ज़ीरो इधर स्टोर कर दो, दूसरा इधर स्टोर कर दो, तीसरा ज़ीरो इधर स्टोर कर दो, और ये वाला जो 1 है उसको आप यहाँ पे स्टोर कर दो, ठीक है। एंड नाउ व्हाट विल हैपन, वो ये है कि व्हेन a is 0 and b is 0, ये this output gets connected to the this input gets connected to this output, और यहाँ पे 0 आना शुरू हो जाएगा। when a is 1 and b is 1, this latch gets connected to this output, और यहाँ पे 1 आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द एग्जैक्ट बिहेवियर ऑफ दिस एंड गेट। जब आप 0 0 देते हो तो y के ऊपर क्या आएगा, 0। जब a और b को 1 कर देते हो, y के ऊपर क्या आएगा, 1 आएगा। सेम एंड गेट बिहेवियर है, बस ये है कि हमने एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग लैचेस एंड मक्स, ठीक है। सो इफ़ आई कंबाइन बोथ ऑल ऑफ दिस ब्लॉक्स इनटू वन ब्लॉक, तो मैं कुछ इस तरह की डायग्राम बना सकता हूँ। सो इसके अंदर क्या है, मक्स है, और इसके अंदर 4 लैचेस हैं, 1 2 3 4 लैचेस हैं, एक आउटपुट है, और ये जो A और B सिग्नल्स हैं इनको बाहर ले जाओ, A एंड B, और ये आपका हो जाएगा Y, दिस विल बी योर Y। और लैचेस के अंदर आप ट्रुथ टेबल की जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो स्टोर कर दो, 0 0 0 एंड 1, और ये आपका हो जाएगा मक्स, ठीक है। सो ये जो रेड ब्लॉक है विच कंटेन्स लैचेस एंड मक्स, दिस रेड ब्लॉक इज़ कॉल्ड लुकअप टेबल, LUT, लुकअप टेबल, LUT, ठीक है। एंड इसके कितने इनपुट्स हैं, 2। सो दिस इज़ कॉल्ड अ 2 लुकअप टेबल, 2 LUT, 2 LUT, 2 lookup table, 2 dash lookup table. Okay, now let's take a look at another example. Say for example मेरे पास एक boolean expression है which is y is equal to a b plus c, ठीक है। you know कि इसको आप गेट्स से भी बना सकते हो, कैसे, एक एंड गेट है ए बी, ठीक है, और एक और गेट है विच इज़ सी, ओके। बट आपने गेट से ये एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने लुकअप टेबल से इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो हाउ विल यू डू दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रुथ टेबल बनाओ, ए बी सी, एंड चलो ए बी बना लो, एंड देन चलें वाई बना लें। राइट डाउन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, 3 इनपुट्स है ना, सो देयर विल बी 8 कॉम्बिनेशंस, 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ठीक है। सो ए एंड बी क्या होगा, 0 0, ठीक है, ये दोनों ज़ीरोज़ है ना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये 1 है और ये 1 है। सो दिस इज़ ए एंड बी। वाई क्या है, ए बी प्लस सी, तो इन 2 सिग्नल्स को आपने देखना है, दोनों को और करना है। सो 0 और 0 इज़ 0, 0 और 0 इज़ 0, 1 और 0 इज़ 1, इसी तरह 0 है, 1 है, 0 है, 1 है, 1 है एंड 1 है। ओके, सो दिस इज़ द ट्रुथ टेबल, ठीक है। नाउ अब आपने क्या ड्रॉ करना है, एक मक्स ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड प्रीवियस एग्जांपल में ट्रुथ टेबल के अंदर 2 इनपुट्स हैं, सो नंबर ऑफ सेलेक्ट सिग्नल्स जो है वो 2 है। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट सिग्नल्स जो है वो 3 है, सो देयर विल बी 3 सेलेक्ट सिग्नल्स ओवर हियर, 3 सेलेक्ट सिग्नल्स, ओके। प्रीवियस एग्जांपल में कितने आउटपुट्स हैं, हाउ मेनी रोज आर देयर,
4, and hence there are 4 latches. इस एग्जांपल में there are 8 outputs, so there will be 8 latches connected as input to the mux. ठीक है, मैं सारे लैचेस ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 3 फर्स्ट 2 और आखिरी जो लैच है, या फर्स्ट 2 और आखिरी जो लैच है वो ड्रॉ करूँगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट लैच, दिस इज़ द सेकंड लैच एंड दिस इज़ द लास्ट लैच. ठीक है, दिस इज़ द 8th लैच. ओके, अब आपने क्या करना है, इन लैचेस के अंदर ये जो आउटपुट की वैल्यूज़ हैं वो स्टोर करनी है. सो इस 0 को स्टोर कर दो यहाँ पे, दिस इज़ 0. इस 1 को स्टोर कर दो यहाँ पे, दिस इज़ 1. और चूंकि ये आखिरी लैच है तो आखिरी आउटपुट क्या है, आखिरी आउटपुट जो है वो 1 है, दिस इज़ 1. ओके, मक्स का आउटपुट जो है वो एक ही है और वो 1 बिट है. इट्स अ 1 बिट मक्स, कीप दिस थिंग इन माइंड. ठीक है, ईच ऑफ द इनपुट इज़ 1 बिट. ये भी 1 बिट है, 1 बिट है, 1 बिट है, सो आउटपुट विल आल्सो बी 1 बिट. ठीक है, एंड इसको, सो दिस इज़ अ मक्स, और मोर स्पेसिफिकली दिस इज़ 3 to 8 मक्स. 3 to 8 मक्स, 3 सेलेक्ट सिग्नल्स हैं एंड 8 इनपुट्स हैं. एंड इफ़ आई टेल यू टू ड्रॉ अ हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम, तो हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम में ये जो 3 इनपुट, अच्छा चलें इसको ज़रा डिटेल में बना लेते हैं. ओके, सो हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम में क्या होगा, दिस विल बी द हाई लेवल ब्लॉक डायग्राम. ठीक है, इन 3 सिग्नल्स को बाहर निकाल दो, ब्लॉक से बाहर निकाल दो, सो दैट एक्सटर्नल वर्ल्ड कुड एक्सेस दी सिग्नल्स. इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है. बी केयरफुल विद द ऑर्डरिंग डिस्टर्ब करने से मसला हो सकता है. और इस आउटपुट सिग्नल को बाहर निकाल दो, उसका नाम वाई दे दो. ठीक है, सो दिस रेड बॉक्स जिसके अंदर 8 लैचेस है और एक मक्स है, दिस इज़ कॉल्ड लुकअप टेबल. एंड मोर स्पेसिफिकली कितने इनपुट्स हैं, 3. दिस इज़ अ 3 लट. आपने ये ध्यान में रखना है. FPGAs के अंदर मोस्ट कॉमनली 4 लट और 6 लट जो है वो यूज़ होता है. 4 लुकअप टेबल, 6 लुकअप टेबल नॉर्मली जो है वो यूज़ होता है. एंड दिस वी विल डिस्कस आफ्टर द मिड टर्म एग्जाम. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लुकअप टेबल? सर ये जो लास्ट में आपने 3 to 8 मक्स का है, तो ये तो 8 to 1 मक्स नहीं होगा? इनपुट हमारे पास 8 है और ओ आउटपुट हाँ, सॉरी, या थैंक यू. सो ये 8 to 1 मार्क्स है, सॉरी ये मैं सिलेक्ट सिग्नल को बीच में ले आया हूँ. सो ये 8 to 1 है. और सेकेंडली अच्छा, वैसे नॉर्मली मैं ये साइज़ मेंशन नहीं करता, तो कभी कभी मैं इसमें मिस्टेक कर सकता हूँ. ओके, एंड सेकेंडली ये हम मक्स की बिहेवियरल इम्प्लीमेंटेशन के साथ सिर्फ मक्स यूज करके भी कर सकते हैं, तो इसमें लैचेस का क्या काम है? ये जब आप FPGA पढ़ोगे वहाँ पता चलेगा लैचेस का क्या काम है. फिज़िकल इसकी इम्पोर्टेंस है, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट लुकअप टेबल. वन लास्ट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, डैट इज़ रिलेटेड टू सिस्टम वेरीलॉग. अभी मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है, तो मैं आपके साथ न्यू लिंक शेयर करूँगा एंड 10 minutes मोर एंड देन वी विल एंड द लेक्चर.
Okay, let's resume the lecture. Okay, so again this is the same test bench with the slight modification, and I want you people to focus at this point. Okay, यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे लिखा हुआ है init initialize, ठीक है. सो initialize बेसिकली is called a task. ये इसको task कहते हैं. Task is very similar to functions which you studied in C and Python, ठीक है. ये functions की तरह ही है task, ठीक है. सो यहाँ पे function कॉल होगा, टास्क कॉल होगा, और उस टास्क को हमने डिफ़ाइन किया है यहाँ पे, ठीक है. सो टास्क इज़ बीन डिफाइंड ओवर हियर, एंड टास्क के अंदर जो टास्क ने जो काम परफॉर्म करने हैं वो काम सारे के सारे टास्क जो है वो यहाँ पे डिफाइंड है. सो व्हाट आई डिड इज़, जो क्या कहते हैं, जो ये वाला पार्ट है कोड का, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैंने उठा के एक टास्क में डाल दिया ओवर हियर, ठीक है. एक टास्क के अंदर मैंने डाल दिया. बाकी रेस्ट ऑफ द कोड इज़ सेम. फॉर एग्ज़ाम्पल जो हाँ, सो ये वाला जो कोड है इसको एज इट इज़ मैंने रखा इनिशियल बिगिन ब्लॉक के अंदर. बाकी रेस्ट ऑफ द कोड, ये वाला जो कोड है इसको मैंने टास्क के अंदर लिख दिया, एंड द आउटपुट इज़ सेम. देखिए आप यहाँ पे आउटपुट देख सकते हो, देयर इज़ नो डिफरेंस. बस ये कि मैंने टास्क को कॉल किया टू परफॉर्म दिस सेट ऑफ एक्शंस, ठीक है. एंड दिस टास्क टेक्स नो आर्गूमेंट्स, जिस तरह सी में पाइथन में पॉसिबल है, इस तरह ये भी पॉसिबल है कि उस टास्क के कोई आर्गूमेंट्स ना हो. एंड इट इज़ पॉसिबल कि टास्क के आर्गूमेंट्स हों. फॉर एग्जांपल राइट ओवर हियर. सो यहाँ पे जो टास्क इनिट है, इट हैज़ 3 आर्गूमेंट्स, C, R and X. This task is being called over here, and when it will be called, one will be transferred to C, one will be transferred to R, and 3 will be transferred to X, ठीक है. सो C के पास, स्मॉल c के पास 1 है, R के पास जो है वो 1 है, और X के पास जो है वो 3 है. So when computer will enter into the body of this task,
यहाँ पे वो देखेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉक इज इक्वल टू सी, और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सी? द वैल्यू ऑफ सी इज़ 1। सो क्लॉक की वैल्यू को क्या कर देगा? 1 कर देगा ओवर हेयर। ठीक है। सिमिलरली रीसेट की जो वैल्यू है वो 1 है, कंप्यूटर विल सेट द वैल्यू ऑफ रीसेट टू 1, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, रिमेंबर टाइम t इज़ इक्वल टू 0 है, वी आर एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। x के पास जो वैल्यू है वो 3 है, तो यहाँ पे 3 विल बी सब्सटीट्यूटेड। सो इट मीन्स दैट एट पॉज एज क्लॉक वाली जो स्टेटमेंट है, दिस विल बी रिपीटेड 3 टाइम्स। टू रिपीट समथिंग 3 टाइम्स मीन्स दैट चलिए मैं बना के दिखा देता हूँ आपको अगेन, ताकि मज़ीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सो इफ दिस इज़ योर क्लॉक, ठीक है, और इनिशियली आप यहाँ पे हैं, यू आर एट दिस क्लॉक एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0। सो जब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा चलेगी। ठीक है, 3 दफ़ा चलने का क्या मतलब है? यू आर टेलिंग द कंप्यूटर टू गो टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, देन अगेन गो टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज, ये 2 दफ़ा हो गई हैं, एंड देन गो टू द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। अब ये 3 दफ़ा चल चुकी है रिपीट स्टेटमेंट। फिर नीचे आपने लिखा है #1। सो इस पॉजिटिव एज पे जाके आप कंप्यूटर को कह रहे हो कि वेट फॉर 1 नैनो सेकेंड, और 1 नैनो सेकेंड वेट करने के बाद रीसेट की वैल्यू क्या कर दो? r-1 कर दो। व्हाट इज़ r? r इज़ 1, सो 1 - 1, 1 - 1 इज़ 0। r की वैल्यू को क्या कर दो? 0 कर दो। सो रीसेट विल बी 1 फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे जाके इसकी वैल्यू जो है 0 हो जाएगी, जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं। एट क्लॉक साइकिल नंबर 4 रीसेट विल गो टू 0। सो दिस इज़ क्लॉक साइकिल नंबर 1, दिस इज़ क्लॉक साइकिल नंबर 2, this is clock cycle number 1, clock cycle number 2, clock cycle number 3. So at clock cycle number 4 reset will be set to reset to 0। ठीक है, फिर उसके बाद जो क्या कहते हैं, फिर कंप्यूटर जो है वो टास्क से बाहर आ जाएगा। टास्क के बाद जो आपने स्टेटमेंट लिखी है वो ये वाली लिखी है, अगेन pause as clock will be repeated 2 times। ठीक है, सो नाउ करंटली यू आर ओवर हेयर। जब एक पहली दफ़ा ऐड पॉज एज क्लॉक चलेगा यू विल गो हेयर, जब दूसरी दफ़ा ऐड पॉज एज क्लॉक चलेगा यू विल गो हेयर, और यहाँ पे पहुँचने के बाद आपने लिखा है #1, यानी वेट फॉर 1 नैनो सेकेंड्स आफ्टर दैट पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, एंड आफ्टर वेटिंग फॉर 1 नैनो सेकेंड उसी इंस्टेंट पे रीसेट की वैल्यू को क्या कर दो? 1 कर दो, एंड यू कैन सी दिस ओवर हियर। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस कोड विल वर्क, and this is all what I wanted to say about task and repeat statement and add pause as clock. Okay, so any question related to the test bench part of the lecture आप पूछ सकते हैं, you can ask.